एक्सेस मॉडिफायर को समझते हैं, आखिर क्या था एक्सेस मॉडिफायर, क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कुछ फायदा है कि घाटा है, कुछ तो होगा। एक्सेस मॉडिफायर नाम से तो कुछ समझ में आ रहा होगा। देखो जब भी कोई टॉपिक्स पढ़ो तो पहले ट्राई करना है कि इसके नाम में कुछ राज है क्या, क्योंकि अगर नाम में राज है तो उस टॉपिक को याद रखना आसान हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, नाम से अगर काम हो जाए हमारा तो याद रखना आसान हो जाता है, कुछ न कुछ याद रह गया तो हो गया, बस शांत नहीं रहना है, जब पूछे कोई तो हमें आता है इतना जवाब होना चाहिए, यूज करने तो धीरे धीरे आ ही जाता है। तो एक्सेस मॉडिफायर नाम से कुछ समझ आ रहा है क्या? क्या समझ आ रहा है एक्सेस मॉडिफायर नाम से? कौन एक्सेस करेगा नहीं करेगा इसी के बारे में जानेंगे। एक्सेस मॉडिफायर किसको एक्सेस देनी है किसको नहीं देनी है, बिल्कुल उसी के बारे में समझना हमें। तो एक्सेस मॉडिफायर रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि कौन कहाँ से एक्सेस कर सकता है, कि किसको परमिशंस देंगे किसको नहीं देंगे। ठीक है, इसके लिए क्या यूज करते हैं, एक्सेस मॉडिफायर। देखो सी प्लस के अंदर में तुम 3 मॉडिफायर्स पढ़े थे, अगर किसी ने पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो इग्नोर कर देना। वही सब हम फिर से अभी पढ़ेंगे। प्राइवेट पढ़ा था, प्रोटेक्टेड पढ़ा था और पब्लिक पढ़ा था, वहां पे 3, यहाँ पे 4 होते हैं। जावा में कितने होते हैं? 4। एक्सेस मॉडिफायर जावा में 4 नहीं और भी होते हैं, जैसे एक ऑलरेडी तुम पढ़ चुके थे स्टैटिक, स्टैटिक भी हमारा एक्सेस मॉडिफायर ही था, लेकिन वो स्पेशल टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स थे, उसको लगाने से स्पेशल मीनिंग निकलता था। ठीक है, ऐसे ही आगे एक और अभी पढ़ेंगे हम फाइनल मॉडिफायर, उसका स्पेसिफिक मीनिंग होगा। ऐसे ही पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर, उसका स्पेसिफिक मीनिंग होगा। ये सारे मॉडिफायर्स भी है, लेकिन जब स्पेशली पूछे कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, तो 4 ही बात करनी है, हमें 4 को ही बताना है। और वो 4 कौन सा है? तो पहला है हमारे पास प्राइवेट, इसको तुम पढ़ चुके होगे। दूसरा है पब्लिक, तीसरा डिफॉल्ट और चौथा प्रोटेक्टेड। 4 हो गया, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और एक डिफॉल्ट होता है, ये 4 होता है। इन चारों को पढ़ते हैं, क्या काम है नहीं है, किसका क्या यूज है, जिसमें से तुम एक ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पढ़ ली होगे कि ऑलरेडी। नाम अच्छा रख लो, सपोज करो स्टूडेंट क्लास है, इसके अंदर में अगर हमारे पास नेम वेरिएबल है, नेम वेरिएबल है, हम चाहते थे इसको कोई बाहर से एक्सेस नहीं कर पाए, तो क्या किए थे, प्राइवेट लगा देते। तो प्राइवेट क्या था, एक मॉडिफायर था। अब जो प्राइवेट मॉडिफायर था, तो वो मॉडिफायर अगर किसी वेरिएबल्स पे लगता था, पहली बात तो ये कहाँ कहाँ लग सकता है ये भी जान, तो देखो हम प्राइवेट जहां मन करे वहां लगा दो। ठीक है, और जिसको भी तुम प्राइवेट लगाए और जहां पे प्राइवेट लगा, इसका मतलब समझ लेना कि उसका स्कोप अब घट चुका है, वो हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी हो चुका है, उसको सिर्फ हम ही एक्सेस कर सकते हैं। और जावा में प्राइवेट से क्या मतलब होता था, तो हर चीज किसी न किसी क्लास के अंदर होता था, हम क्लास के बाहर तो कुछ लिखते ही नहीं थे। तो अगर किसी क्लास के अंदर में कोई प्रॉपर्टी है, चाहे मेथड्स हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकता है, कंस्ट्रक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सब याद है कंस्ट्रक्टर, मेथड्स, वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं? हाँ, कहाँ थे, प्राइवेट में। तो अगर हम किसी को प्राइवेट बनाए तो उससे क्या मीनिंग होगा, इसको हम
सिर्फ और सिर्फ उस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो। अब देखो जो प्राइवेट मॉडिफायर्स है, वेरिएबल पे भी एप्लीकेबल्स है, मेथड्स पे भी है और कंस्ट्रक्टर पे भी। तीनों याद है ना क्या क्या होता है? डिफरेंस है तीनों की एक ही है। बताना तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? पढ़े थे कंस्ट्रक्टर? क्या होता है कंस्ट्रक्टर? कुछ रूल्स बताए थे, बताना। क्लास का जो नाम हुआ वही नाम हुआ और तो अगर हम प्राइवेट मॉडिफायर्स की बात करें तो वो कंस्ट्रक्टर पे भी एप्लीकेबल्स होंगे, वेरिएबल्स पे भी होंगे और मेथड्स पे भी होंगे, किसी पे भी होगा। उसका बस इतना सा मकसद होगा कि अगर किसी के पीछे लगा तो उसका जो स्कोप होगा, मतलब उसको कहां से कोई एक्सेस कर सकता है। हालांकि इसको एक्सेस हम इसके ऑब्जेक्ट नाम के ही साथ करते थे, स्टूडेंट क्लास के अंदर में इसके ऑब्जेक्ट के साथ करते थे, बट वहां से भी कोई इसको एक्सेस कर सकता है कि नहीं, ये डिपेंड करेगा इसके एक्सेस मॉडिफायर पे। तो अगर हम पीछे लगा देते थे प्राइवेट तो क्या होता था, याद है ना? क्या होता था प्राइवेट लगाने से? क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते थे, यही था ना, और तो कुछ था नहीं। तो प्राइवेट को हमको फिर से बताना है कि समझ में आता है? आता है, चलो बहुत अच्छा। अच्छा, अगर हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना देंगे तो क्या होगा? अभी कंस्ट्रक्टर क्या हमारा बाय डिफॉल्ट पता नहीं क्या है, अभी तो वो नहीं पढ़े, लेकिन अगर इसको प्राइवेट बनाना है तो क्या करेंगे? पीछे प्राइवेट लिख देंगे और क्या। प्राइवेट बनाते ऐसे ही थे ना। तो अगर हम इसको प्राइवेट बना देंगे तो उससे क्या होगा? या अगर किसी मेथड को प्राइवेट बनाना होता तो कैसे बनाते हैं? सपोज करो यहाँ पे शो मेथड है, कुछ भी मेथड का नाम है, तो प्राइवेट लगा देते पीछे। प्राइवेट मेथड कंस्ट्रक्टर वेरिएबल्स किसी को भी बनाने के लिए आ जाएगा, आसान तो है, पीछे प्राइवेट लगा दो हो गया। लेकिन प्राइवेट लगाने से होता क्या था? उस क्लास के अंदर ही उसको हम एक्सेस कर सकते थे, बाहर नहीं कर सकते। वेरिएबल में भी वही बात होती है, कंस्ट्रक्टर में भी वही बात होता है और मेथड्स में भी वही बात होता है। तुम्हें वेरिएबल समझ में आ रहा होगा क्योंकि कर चुके थे, शायद मेथड्स भी समझ आ रहा होगा। सेम ही तरीका था, ऑब्जेक्ट नाम के साथ कॉल करेंगे, अब वहां से तो यहाँ नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन कंस्ट्रक्टर नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर को तो हम कॉल करते नहीं थे। देखो अगर किसी क्लास के अंदर में तुमने बनाया प्राइवेट कंस्ट्रक्टर तो इसका मीनिंग हुआ कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करोगे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है तो बाहर से तो उसको कोई एक्सेस करने देगा नहीं, तो नहीं करने देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम बाहर से इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, चाह के भी क्रिएट करोगे तो नहीं करने देगा। देखो रोक दिया। तो अगर वैसे भी तुम कंस्ट्रक्टर टॉपिक जब पढ़ रहे होगे तो हम तुमको बताएंगे कि कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए। रेस्ट्रिक्शन ही लगा रहे थे ना। सपोज अगर हम आर्गुमेंट्स कंस्ट्रक्टर बनाते थे तो उतना आर्गुमेंट्स पास करना होता था, ऐसे ही कुछ था। और अगर हम प्राइवेट बना दिए तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम बाहर से क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे इसके अंदर क्रिएट करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे क्रिएट करने दे रहा है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्रिएट करने देगा। उस क्लास के अंदर से कोई क्रिएट करेगा तो करने देंगे क्योंकि उसका स्कोप यहाँ तक था। लेकिन अगर उस क्लास से हम बाहर निकले तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने नहीं देगा अगर हमने बना दिया है कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट। समझ आए? लेकिन बनाएंगे क्यों, फायदा क्या है? कितना सारा शुरू में पढ़े थे, मॉडल तैयार करेंगे, जेवीएम को देंगे, ऑब्जेक्ट मांगेंगे, उससे मिलेगा। और आज हम सुन रहे हैं कि अगर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना दिए तो सारा सपना ही टूट जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने देगा ही नहीं बा। ऐसा ही है ना। देखो कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि हम जो मॉडल्स दिए हैं जेवीएम को, क्लास मतलब क्या, एक मॉडल दे रहे थे, हम जो मॉडल दिए हैं जेवीएम को, उस मॉडल्स का हम चाहते हैं कि कोई एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उसका पूरे जीवन काल में, एक से ज्यादा हो ही नहीं। रिक्वायरमेंट्स होती है हमारा कि उस क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। कितना? एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। तो बोलोगे कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट है तो उसको रोकेंगे कैसे? क्योंकि हो सकता है कि अगर हम क्या किए, नॉर्मल छोड़ दिया तो जितना मन उतना कंस्ट्रक्टर बना सकता है। तो हम बोले क्या कि ये जो मेरा स्टूडेंट्स क्लास है ना,
अब ऐसा है क्लास कौन सा, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो मेरा स्टूडेंट क्लास है ना, इसका ऑब्जेक्ट जब भी किसी को चाहिए तो क्रिएट नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर हम प्राइवेट बना दिए तो कोई क्रिएट नहीं कर सकता है। तो हम बोले कि इसके अंदर में ना हम एक मेथड बना दे रहे हैं, प्राइवेट मेथड समझ आ गया ना, इसको नॉर्मली कर देते हैं। और हम क्या चाहते हैं कि एक मेथड बना दे, यहाँ पे नॉर्मल छोड़ देते हैं, रिटर्न टाइप कर देते हैं स्टूडेंट। गेट इंस्टेंस कर दो, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट होता था, कि जब भी इसको स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए ना तो डायरेक्ट क्रिएट ना करे, हमारे इस मेथड को कॉल करे। तो क्या ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा? हो जाएगा तब भी। तो अब अगर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए किसी को तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट न्यू कीवर्ड को क्रिएट करने के बजाय इस मेथड को कॉल कर लेगा। अच्छा, इस मेथड को स्टैटिक बना देते हैं, इससे क्या होगा, स्टैटिक पढ़े थे ना, क्या होगा, क्लास लेवल का हो जाएगा और इसको डायरेक्ट हम क्लास नेम के साथ कॉल कर सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं स्टूडेंट क्लास के पास एक मेथड है गेट इंस्टेंस मेथड, उसको कॉल कर लीजिएगा, इसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आपको। ये भी तो तरीका, लेकिन ये भी तो इनडायरेक्टली वही कर रहा है, गेट इंस्टेंस मेथड को कॉल करेंगे, बार बार न्यू कीवर्ड को यूज करेगा उतना। हम चाहते हैं नहीं, एक ही हो। तो एक ही हो तो हम करते क्या, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं स्टूडेंट क्लास का एस नाम से, इसको भी स्टैटिक बना देते हैं। अगर ये भी स्टैटिक हो गया तो मुझे बताओ कि इसको क्लास नेम के साथ एक्सेस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इसको भी प्राइवेट बनाओ। अब प्राइवेट हो गया तो कोई तो बाहर से इसको छू भी नहीं सकता है। समझ आ रहा है नहीं ये बातें? बहुत अच्छा। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर वो पहली बार आया, या नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर ही सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ तो कर सकते हैं ना। ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गया, और याद होगा तुम्हें स्टैटिक्स में, और या फिर अगर स्टैटिक वेरिएबल है तो सिंगल बनेगा। और हम क्या बोलते हैं कि नया ऑब्जेक्ट मत क्रिएट कीजिए, उस एस को रिटर्न कर दीजिए। तो अब जितना बार भी हम गेट इंस्टेंस मेथड को कॉल करेंगे, क्या सेम ऑब्जेक्ट हर बार वो रिटर्न करेगा कि नया क्रिएट करेगा? अरे एक ही क्रिएट किया होगा ना, एक क्रिएट कर चुका है, अब जब भी हमें चाहिए तो वही रिटर्न करेगा। तो मुझे बताओ इस क्लास का पूरे लाइफ टाइम में कितना ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो सकता है? एक ही हो सकता है। हम कितना भी ट्राई कर लें, अगर इसके इंटरनल कोड को नहीं छेड़े तो क्या बाहर से कहीं कर सकते हैं क्रिएट? नहीं कर सकते। और अगर ऐसा कोई क्लास है जावा के अंदर में जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है, उस क्लास को बोलते हैं हम सिंगलटन क्लास। क्या? सिंगलटन क्लास। सिंगलटन क्लास क्या होता है? ऐसा क्लास जिस क्लास का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है, उस क्लास को हम बोलेंगे सिंगलटन क्लास। याद रहेगा? बहुत अच्छा। कैसे अचीव करेंगे सिंगलटन क्लास? प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के थ्रू। कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना देंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रख देंगे और एक मेथड दे देंगे कि डायरेक्ट आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बहुत अच्छा। ये तो हम बनाए अपना एक यूजर डिफाइंड सिंगलटन क्लास। कमेंट करते रहे यहाँ पे सिंगलटन क्लास। ठीक है, क्या कोई सिंगलटन क्लास पहले से बना हुआ है जावा में? हाँ बना हुआ है ना, एक रन टाइम। कौन सा? रन टाइम। अब उसका क्या काम है नहीं है आगे देखेंगे। तो रन टाइम एक क्लास है हमारे पास, इसको ओपन करके देखेंगे तो क्या एक रन टाइम क्लास है नॉर्मल, ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान से देखना, इसके अंदर में एक कंस्ट्रक्टर मिलेगा रन टाइम, ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर ही है ना। कैसे पता कंस्ट्रक्टर है? कैसे पता चला तुमको कि ये कंस्ट्रक्टर ही है? रिटर्न टाइप नहीं है और इसका नाम क्लास के नाम के सेम है, और ये प्राइवेट है, इसका मतलब बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें इसका ऑब्जेक्ट चाहिए तो देखो इसने भी एक मेथड दे रखा है गेट रन टाइम, रिटर्न टाइप रन टाइम है और स्टैटिक है, क्लास नेम के साथ कॉल कर सकते हैं। और रिटर्न क्या करा है? करेंट रन टाइम ऑब्जेक्ट रिटर्न करा। ऊपर थोड़ा वो आके देखो, स्टैटिक फाइनल रन टाइम करेंट रन टाइम न्यू रन टाइम, वही चीज कर रखा है क्या? तो ये जो रन टाइम क्लास है ये क्या है? एक सिंगलटन क्लास है। इसका ऑब्जेक्ट हमें चाहिए तो कैसे मिलेगा? रन टाइम डॉट गेट रन टाइम मेथड को कॉल करके। और भी इस तरीके का है, एक एग्जांपल्स हम देखिए। ये कैसा क्लास है हमारा? एक सिंगलटन क्लास है। और ये जो मेथड है हमारा गेट रन टाइम मेथड, इस मेथड को बोलते हैं फैक्ट्री मेथड। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तुम्हें अभी इतना समझना था कि हमारे पास एक मॉडिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर, जिस मॉडिफायर का नाम है प्राइवेट। अगर वो किसी भी फील्ड के अंदर में लग जाता है, पीछे लग जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि उसको हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। इतना याद रखना है, ठीक? सिंगलटन क्लास याद रहे तो बहुत अच्छा, नहीं रहे तो इग्नोर करते हैं।
वो थोड़ा डीप नॉलेज था, उतना तो याद रहेगा। हार्ड लग रहा है तो नहीं जाएंगे उतना अंदर। जरूरी नहीं था सिंगलटन क्लास पढ़ना, हमको तो बस इतना ही पढ़ना, प्राइवेट एक मॉडिफायर होता है जिसको लगाने से बाहर से हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी पढ़ा चुके थे, 2 मिनट का काम था। आ रहा है समझ? बहुत अच्छा। अगर ये आ रहा है तो अगले टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, उससे पहले पीपीटी से एक बार कंफर्म कर लेते हैं। एक्सेस मॉडिफायर जरा पढ़ना इसके बारे में क्या लिखा। स्कोप को रेस्ट्रिकेट करेगा कि कौन कहां से एक्सेस उसको कर सकता है, बस यही था ना। ठीक, तो कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर है? डिफॉल्ट है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, यही चार है, जिसमें से तुम अभी एक पढ़े प्राइवेट के बारे में। प्राइवेट मॉडिफायर, जरा प्राइवेट के बारे में पढ़ो, क्या लिखा हुआ। Private access modifier is specified by using the keyword private. The method of data numbers declared as private are accessible on which they are declared. समझ आया क्या? इतना छोटा सा बात है बस। वो सिंगलटन वगैरह थोड़ा एडवांस में मन किया, चले गए थे बस घूमने के लिए। आ रहा है समझ तो ठीक है, नहीं आ रहा तो उसको इग्नोर कर देना, जरूरी नहीं है, कोई नहीं तुमसे पूछ रहा है, बट लेकिन समझने के लिए बेहतर रहेगा। क्लियर? ये प्राइवेट मॉडिफायर समझ आ गया। ठीक इसी के एक अपोजिट होता है पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। अब पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर से क्या मीनिंग है? अच्छा, अगर हम इस क्लास के अंदर में किसी को प्राइवेट बनाए थे तो बाहर से एक्सेस करने नहीं दिया था। अब सपोज करो यहां पे हम एक और पैकेज बना लेते हैं, एक क्लास बनाए हम test1 नाम से, ठीक है, और इसको डालते हैं कॉम पैकेज के अंदर में। इसमें भी मेन मेथड डाल देते हैं रन, तो सपोज करो क्लास दे दो यहाँ पे कॉलेज नाम से दे दो, इसको डाल देते हैं कॉम पैकेज के अंदर में, तो उस पैकेज के अंदर में बनाइए। ठीक है, इसके अंदर में एक वेरिएबल बना लेते हैं हम, नेम स्ट्रिंग कॉलेज नेम, ठीक है, उसमें कोई डाटा भी डाल दो, एक्सेस कर लेंगे। अच्छा, इसको अगर हम एक्सेस करना नहीं चाहते हैं कि बाहर से कोई एक्सेस नहीं करेंगे तो प्राइवेट बना देंगे, तो क्या एक्सेस कर सकते हैं इधर से? नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को थोड़ी देर के लिए हम हटा दे रहे हैं, उसको भूल जाओ, डायरेक्ट कॉलेज की बात करें। अगर हम कॉलेज क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? कॉलेज क्लास का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर सकते हैं, वो तो नॉर्मल था ना। कॉलेज का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर सकते हैं, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर थोड़े बना रखे हैं, कर सकते हैं ना। लेकिन कॉलेज क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो बोलेगा कि कॉलेज कौन है, पहले ये बताओ। तो क्या किए थे? इंपोर्ट, याद होगा, इंपोर्ट कर ले, हो गया इंपोर्ट। कंट्रोल शिफ्ट हो शॉर्टकट होता है, अगर कर देते तो बेहतर है, नहीं तो इंपोर्ट करना तो मैनुअली, इसलिए हम थोड़ा शॉर्टकट मार दिए यहाँ पे। क्या? कंट्रोल शिफ्ट हो गया इंपोर्ट। जितने भी क्लासेस यूज कर रहे होगे ऑटोमेटिक इंपोर्ट्स हो जाएंगे। हो गया इंपोर्ट हमारा, बहुत अच्छा। कॉलेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। क्या हम इसके डाटा को अगर हम एक्सेस करना चाहे, इसका जो कॉलेज नेम था, क्या उसको एक्सेस कर सकते हैं? डॉट कॉलेज नेम था ना, एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, क्यों? प्राइवेट है, नहीं एक्सेस कर सकते। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर ले, जहां से मन करे, जिसको मन करे, जैसे सरकारी प्रॉपर्टी होता है, हाँ, जैसे पार्क हो गया तुम्हारा सरकारी प्रॉपर्टी, तुमको मन करे, हमको मन करे, जिसको मन करे जाओ, मन करे तो तोड़ फोड़ भी कर दो। सरकारी प्रॉपर्टी ऐसा ही होता है ना, मन करे तो तोड़ भी दो, कौन बोलने वाला है? जो बोलेगा तुम्हारा है, नहीं है ना, शांत रहो। ऐसा ही होता है ना सरकारी प्रॉपर्टी। ऐसे ही यहाँ पे भी किसी को तुमको सरकारी प्रॉपर्टी घोषित करना है, होगा तो तुम्हारा ही, तुम ही बना रखे हो, लेकिन सरकारी प्रॉपर्टी घोषित करना है, चलो जिसको मन करे तोड़ो, जिसको मन करे यूज करो, इसको बना देंगे पब्लिक। पब्लिक प्रॉपर्टी है ये, सरकारी प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी एक ही बात होती है। पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब जिसको मन करे कोई भी आए, कहीं से भी एक्सेस करो जाओ, कोई रोकने वाला नहीं। ठीक है, ऐसे ही हम चाहते हैं ये जो मेरा कॉलेज नेम था ना, ये पब्लिकली हो जाए, जिसको मन करे आए एक्सेस करे, जिसको मन करे ना करे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको क्या कर देंगे? पब्लिक बना देंगे। जैसे ही तुमने पब्लिक बनाया, पब्लिक क्या है? कीवर्ड है। जैसे प्राइवेट कीवर्ड था, मॉडिफायर्स है, ऐसे ही पब्लिक मॉडिफायर्स है, एक कीवर्ड है। अगर वो किसी भी वेरिएबल्स के, किसी कंस्ट्रक्टर के, किसी मेथड्स, किसी क्लास के पीछे लगा देते हो, तो इसका मतलब होता है कि उसको जहां से मन करे, जो मन करे, कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। क्लियर? तो जैसे ही तुम पब्लिक बनाए, इधर एरर खत्म हो गया, देखो करने दिया एक्सेस।
बस वही लिखे हैं पब्लिक मॉडिफायर्स के बारे में, पढ़ो। Public access modifier is specified using the keyword public. Class method or data members that are declared as public are accessible for everywhere from everywhere in the program. There is no restriction on the scope of public data members. अब क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा हम अपने वर्ड में समझा रहे हैं तुमको कि अगर आप पब्लिक मॉडिफायर्स या पब्लिक कीवर्ड्स को कहीं पे लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि उसको कहीं से भी कोई भी एक्सेस कर सकता हो। कहीं से कोई भी क्या मतलब है, उस पैकेज के अंदर में कोई क्लास होगा वो एक्सेस करेगा, या उस पैकेज के बाहर कोई क्लास होगा वो एक्सेस करेगा। बोल रहे हैं अरे कहीं भी रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट एक दूसरे का अपोजिट है, थोड़ा ध्यान से देखोगे। प्राइवेट क्या बोल रहा था, उसको एक्सेस करने देंगे सिर्फ उसी क्लास के अंदर जिस क्लास के अंदर में वो डिक्लेयर्ड है। पब्लिक क्या बोल रहा है, कहीं से भी कोई भी एक्सेस कर सकता है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तुम इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे, याद है? क्या होता था इनहेरिटेंस के अंदर में, पेरेंट का प्रॉपर्टी चाइल्ड को मिल जाता था, ऐसा ही कुछ था ना। चलो सपोज करो एक क्लास हम बनाए थे यहाँ पे, स्टूडेंट ना, फिर से बना लेते हैं, बना दिए। हम चाहते हैं कि इसको कॉलेज नेम का प्रॉपर्टी मिल जाए, क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देते हैं, कॉलेज को मिल जाएगा कॉलेज नेम का प्रॉपर्टी। नहीं, अब सपोज करो इसके अंदर में ना हम एक मेथड दे देते हैं। तो पहली बात पब्लिक दे देते हैं ताकि कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर ले, और खास करके जब मेथड बनाओ ना तो उसको पब्लिक बनाया करो। वो डिपेंड करेगा कि मेथड्स किसके लिए यूज करते हैं। कोई ऐसा मेथड बनाएंगे जो उस क्लास के अंदर ही यूज करना है तो उसको प्राइवेट बना लेंगे। अब दो ही पढ़े तो अभी दो ही का ही बात करें। सपोज करो पब्लिक बनाया, रिटर्न टाइप है, सो कॉलेज नेम, मेथड का नाम दे देते हैं। इसको कॉल करेंगे तो हम कॉलेज नेम को प्रिंट कर देंगे। अच्छा, कॉलेज नेम को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, या नहीं तो सुपर कीवर्ड के साथ भी बताए थे। सुपर कीवर्ड याद है ना, भूल गए हो, याद रहना चाहिए। सुपर कीवर्ड के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। एक मिनट कर रखे हैं इसको, हाँ ठीक। तो अभी अब यहाँ से हम इसको हटा दे रहे हैं और बोल रहे हैं इसको स्टैटिक कर दे, क्या पब्लिक स्टैटिक कर देते हैं, जिससे हम इसको डायरेक्ट क्लास नेम के साथ कॉल कर सकते हैं। अच्छा, जब इसको स्टैटिक करोगे ना तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट लेवल का हो गया, इसको भी स्टैटिक कर दो ताकि डायरेक्ट स्टैटिक स्टैटिक से काम हो जाए। अब वहां से सुपर भी हटाना पड़ेगा क्योंकि सुपर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड था, नॉर्मली कॉल करो। मिल गया स्टैटिक। स्टैटिक है तो डायरेक्ट क्लास नेम के साथ एक्सेस कर सकते थे ना। अरे तुम भूल गए होगे तो याद दिलाते हैं। स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड्स के अंदर से सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाते थे। तो अगर ये मेथड्स को स्टैटिक बनाए ताकि हम कॉलेज स्टूडेंट के नाम के साथ डायरेक्ट कॉल कर पाए, तो इसको भी तो स्टैटिक बनाना पड़ेगा ना। स्टैटिक हम बना दिए। अब अगर हम चाहते हैं कॉल करें इसको, तो स्टूडेंट डॉट शो कॉलेज नेम को कॉल करेंगे, एक्सेस हो जाएगा। हो रहा है एक्सेस। देखो अगर ये प्राइवेट होता तो भी क्या एक्सेस करने देता, एक्सेस हो जाता क्या, नहीं, तुरंत एरर देता। आप इसको एक्सेस यहां से नहीं कर सकते, उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो पब्लिक बना दिए। ठीक है, ऐसे एक और मॉडिफायर हमारे पास है प्रोटेक्टेड। कौन सा, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या बताता है, अगर कोई मेंबर्स को हम प्रोटेक्टेड बनाते हैं तो अगर सेम क्लास के अंदर में, कहां पे, सेम क्लास के अंदर में, तब तो एक्सेस कर ही सकते हैं, प्राइवेट भी करने दे रहा था। सेम पैकेज के अंदर में है तब भी एक्सेस करने दे सकते हैं, क्या, सेम पैकेज के अंदर में है तब भी एक्सेस करने दे सकते हैं। जैसे सपोज करो अभी यहां से अगर हम सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट में कॉलेज नेम को प्रिंट करें, हम इसके साथ डायरेक्ट कॉल तो कर सकते हैं कॉलेज क्लास के साथ, कॉलेज डॉट कॉलेज कॉल करने तो नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रोटेक्ट। तो अगर प्रोटेक्टेड है तो अगर सेम पैकेज में है, जैसे सपोज हम बना लेंगे वो,
जैसे इस क्लास इस सेम पैकेज के अंदर में भी एक ही पैकेज के अंदर में ना, डिफॉल्ट पैकेज जो भी पैकेज का नाम दे नहीं रखे, लेकिन एक ही पैकेज के अंदर में अगर सेम पैकेज के अंदर में है तो प्रोटेक्टेड मॉडिफायर क्या बताता है कि मेरा जो स्कोप होगा, अगर किसी को प्रोटेक्टेड बनाया है तो सेम पैकेज के अंदर में तो कोई भी एक्सेस कर सकता है अपने पैकेज में। पैकेज मतलब फैमिली मान के चलो, अपने फैमिली के अंदर में तो कोई भी एक्सेस कर सकते। जैसे बाइक है फैमिली में, एक सबको एक्सेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पर्सनल है हम तो एक्सेस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पैकेज के अंदर में कोई भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर हमारे पैकेज से बाहर गए, जैसे कि अभी पैकेज से बाहर थे हम लोग, पैकेज से बाहर में थे, इधर बना लिए थे कॉलेज क्लास, सेपरेट बनाओ, दूसरे में फिर से बनाना पड़ जाएगा। ये जो कॉलेज था इसको यहाँ से उठाओ, यहाँ पे डाल दो। तो अगर डिफरेंट पैकेज के अंदर में है तो क्या बोलता है कि अगर आप डिफरेंट पैकेज के अंदर में, फिर से इंपोर्ट कर लेना इसको, अगर डिफरेंट पैकेज के अंदर में है ना, तो अगर मेरा कोई चाइल्ड क्लास है तो एक्सेस कर सकता है, अगर वो चाइल्ड क्लास नहीं है तब एक्सेस करने नहीं देंगे। अगर प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड क्या बोल रहा है, सेम पैकेज के अंदर में हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमारे पैकेज से बाहर निकले तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ हम किसको एक्सेस करने देंगे, अपने चाइल्ड को। देखो स्टूडेंट उसका चाइल्ड था तो एक्सेस करने दिया, लेकिन टेस्ट क्लास उसका चाइल्ड तो था नहीं, तो चाइल्ड नहीं था तो एक्सेस करने नहीं देंगे। ठीक है, अब जरा पढ़ लो इसको भी, प्रोटेक्टेड को भी। ये तो ठीक है, अब इसको The methods or data members declared as protected are accessible within the same package or subclasses in different packages. सेम पैकेज के अंदर में तब तो कोई भी एक्सेस कर रहा है, लेकिन अगर डिफरेंट पैकेज में है तो कौन, सब क्लास, मतलब चाइल्ड क्लास ही सिर्फ उसको एक्सेस कर सकता है। समझ आया प्रोटेक्टेड? आ चुका है सबको प्रोटेक्टेड समझ? बहुत अच्छा, तो ये तो एक्सेस करने नहीं देगा यहाँ पे। तीनों क्लियर? तीन मॉडिफायर्स पढ़े अभी हम। प्राइवेट कहां तक उसका स्कोप होगा, क्लास लेवल। प्रोटेक्टेड सेम पैकेज में कोई भी, लेकिन दूसरे के पैकेज में सिर्फ चाइल्ड क्लास। और पब्लिक, इसका हाथ नहीं बात करे तो बेहतर है, भूल जाओगे इसको, पब्लिक नहीं भूलोगे। ये क्लियर है? चौथा बच गया ना, कौन सा, डिफॉल्ट। अच्छा, प्राइवेट को कौन सी कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किए थे, प्राइवेट। प्रोटेक्टेड को प्रोटेक्टेड कीवर्ड, पब्लिक को पब्लिक कीवर्ड के साथ। तो डिफॉल्ट को कैसे करेंगे, तो डिफॉल्ट के लिए कोई कीवर्ड नहीं है, तो फिर डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो देखो अगर किसी मेंबर्स को तुम कोई भी कीवर्ड के साथ नहीं डिक्लेयर किए, ना प्राइवेट लिखे, ना पब्लिक लिखे, ना प्रोटेक्टेड लिखे, इन तीनों में से कोई नहीं लिखे, तो इसका मतलब समझ लो कि चौथा डिफॉल्ट ही है वो। इसका मतलब इतना दिन से जो यूज कर रहे थे वो हम डिफॉल्ट ही यूज कर रहे थे, इतने दिनों से जो यूज कर रहे थे वो डिफॉल्ट ही था, क्योंकि कोई तो लिखते नहीं थे, तो वो डिफॉल्ट ही था। तो सबसे ज्यादा मॉडिफायर है, इसका स्कोप कहां तक होता है, इस डिफॉल्ट का। तो डिफॉल्ट मॉडिफायर का स्कोप होता है सेम पैकेज के अंदर, वो सिर्फ अपने फैमिली तक ही सीमित है। फैमिली से बाहर गया तो चाइल्ड हो कि नहीं वो हमको फर्क नहीं पड़ता, हम एक्सेस करने नहीं देंगे। तो अगर इसमें अभी कोई मॉडिफायर्स नहीं लगाए हैं तो क्या लगा हुआ है, डिफॉल्ट। और इसका स्कोप कहां तक होगा, उस पैकेज के अंदर। किस पैकेज के अंदर में अभी है, कॉम पैकेज के अंदर में। तो कॉम के अंदर में इसको जो चाहे कहीं से भी एक्सेस कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस पैकेज से बाहर निकले तो भूल जाइए कि हम कोई थे। तो देखो तो क्या एक्सेस करने दे रहा है, चाइल्ड हो कि नहीं हो। यहाँ पे भी इसको तो एक्सेस करने नहीं देगा, वो तो प्रोटेक्टेड ही रोक लिया था। ठीक है, आ रहे समझ? डिफॉल्ट भी क्लियर हो गया, पढ़ लो फिर डिफॉल्ट को भी। When no access modifier is specified for a class, method or data, it is said to be having the default access modifier by default. The data members, classes or method that are not declared using any access modifier having default access modifiers are accessible only within the same. क्लियर है, कोई दिक्कत? चारों क्लियर हो चुका है? तो एक साथ इन चारों को समझ लो जल्दी से। अगर डिफॉल्ट मॉडिफायर है, अगर हम लगा रखें कौन सा, डिफॉल्ट मॉडिफायर, तो क्या सेम क्लास के अंदर में एक्सेस करने देगा? अरे सेम क्लास के अंदर में डिफॉल्ट होगी, प्राइवेट होगी, प्रोटेक्टेड होगी, पब्लिक हो, सब दे देगा। क्लियर था ये? सेम पैकेज के अंदर में अगर चाइल्ड क्लास है तो क्या डिफॉल्ट एक्सेस करने देगा?
याद करो डिफॉल्ट बोलता था आप सेम पैकेज के अंदर में कोई भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाइल्ड हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, एक्सेस करने देगा। अच्छा प्राइवेट अगर हो तो क्या सेम पैकेज के अंदर में अगर चाइल्ड क्लास है तो एक्सेस करने देगा? प्राइवेट बोलता हमारे क्लास के बाहर तो भूल जाइए, ठीक है। प्रोटेक्टेड सेम पैकेज में तो अलाउ करता है, पब्लिक सेम पैकेज वो तो सब जगह कर रखा है, तो इसका तो बात ना करे तो बेहतर है। अच्छा प्राइवेट का भी अब बात नहीं करे तो बेहतर है, अपना क्लास का लिमिट पार किए तो भूल जाते हैं उसको, नहीं। डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड को आगे लेके चलते हैं, बोल रहा है कि सेम पैकेज है चाइल्ड क्लास नहीं है, तो डिफॉल्ट बोलता है ठीक है। प्रोटेक्टेड भी बोला सेम पैकेज के अंदर में हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंट पैकेज है और चाइल्ड क्लास है तो डिफॉल्ट बोला ना डिफरेंट पैकेज में तो कोई चांस ही नहीं है, लेकिन प्रोटेक्टेड अलाउ करेगा। अगर डिफरेंट पैकेज है और चाइल्ड क्लास नहीं है तो तब तो एक ही कोई एक्सेस करने दे सकता है, कौन? पब्लिक, इसके अलावा कोई टच करने नहीं देगा। याद रहेगा ये मॉडिफायर्स, याद रहेगा ना। अच्छा सिंगलटन क्लास क्या होता है? जिसका एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है। कैसे अचीव करेंगे? प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स। अच्छा तुम्हें पता है डबलटन क्लास भी होता है, जैसे सिंगलटन होता है ऐसे डबलटन क्लास भी होता है, उसका क्या मीनिंग होगा? उसका दो ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। ये सब टॉपिक्स भी आ जावा में बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इग्नोर कर सकते हैं। सिंगलटन भी समझ आ गया, डबलटन भी समझ आ गया, ट्रिपल भी होता है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। क्लियर हो गया? चलो बहुत अच्छा। अगले मॉडिफायर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर हमें एक्सेस मॉडिफायर के बारे में बताना होगा तो उन्हीं चारों का डिस्कशन करेंगे। ये सब भी मॉडिफायर्स हैं बट इन सबको सेपरेट हम डिस्कस करते हैं। तो अगला कौन सा? फाइनल मॉडिफायर। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं फाइनल मॉडिफायर्स को भी, क्या है फाइनल मॉडिफायर, कहाँ यूज करेंगे नहीं करेंगे। क्लियर होगा नहीं? ये तो ढेर सारा एरर होगा तो कॉपी करके रन करना चाहिए। सर गलत है आपका। अभी फिलहाल हम इन सबको हटा रहे हैं क्योंकि हमें समझ नहीं है फाइनल को। कुछ करो एक क्लास बनाए ए और एक क्लास के अंदर में हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट बी ही बना दो, बी में रखे 45, ठीक है। बी में रखे क्या? 45। कभी कभी ऐसा होता है, पहली बात तो ये बताओ कि ये जो फाइनल मॉडिफायर है अप्लीकेबल कहाँ कहाँ होता है? क्योंकि याद करो जब हम स्टैटिक को पढ़े थे तो स्टैटिक वेरिएबल्स पे भी था, मेथड्स पे भी था और ब्लॉक पे भी था, ठीक है। एक और जगह है, फिलहाल हम तीन का ही डिस्कस किए और वो चौथा जगह क्या उसको रहने दो, कंफ्यूजन हो जाएगा। तीन जगह तो पढ़ रखे थे, तीनों जगह सेम मीनिंग था कि अलग अलग? अलग अलग मीनिंग था। स्टैटिक वेरिएबल्स का अलग था, स्टैटिक ब्लॉक का अलग काम होता था, सेम होता था। स्कोप थोड़े बताता था ये, क्लास लेवल का होता था। और स्टैटिक ब्लॉक क्या करता था? ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता था क्लास लोडिंग के समय में। दोनों का कहाँ बहुत हमको डिफरेंस लग रहा है, कैसे तुम लोग को सेम लग रहा है? सेम है दोनों। स्टैटिक ब्लॉक की बात करो, स्टैटिक वेरिएबल्स की बात करो तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। हाँ थोड़ा बहुत स्टैटिक मेथड्स के साथ मिल जाता था, लेकिन ब्लॉक तो एकदम से बदल गया था। तो ठीक ऐसे ही अगर हम फाइनल मॉडिफायर्स पढ़ रहे हैं ये कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है, और सब जगह सेम मीनिंग है कि अलग अलग? नहीं, सब जगह अलग अलग मीनिंग है। तो कहाँ कहाँ अप्लीकेबल्स है? तो वेरिएबल्स पे है, मेथड्स पे है और क्लास पे भी है। अभी तक क्लास की बात नहीं कर रहे थे, तो देखो ये क्लास पब्लिक बनाया, इसका मीनिंग समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो वो जो फाइनल है ना वो क्लास पे भी अप्लीकेबल है, तो सब जगह अलग अलग मीनिंग होगा। तो पहले हम वेरिएबल्स की बात करते हैं, और जब वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल भी तीन है जावा में। कौन सा कौन सा? इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल और एक लोकल वेरिएबल, यही तीनों था ना। तो क्या तीनों पे सेम मीनिंग होता है कि तीनों जगह अलग अलग मीनिंग होता है? नहीं, तीनों पे सेम मीनिंग होता है फाइनल के साथ, ठीक है। ये थोड़ा सा आसान होगा। अगर तुम ये बोल रहे हो किसी को कि ये मेरा फाइनल डिसीजन है तो क्या बोलना चाह रहे हो, क्या मीनिंग होता है इसका? तुम यही कहना चाहते हो ना कि आगे हम इस बात से नहीं मुकरेंगे, ये मेरा फाइनल डिसीजन है तो आगे इस बात से हम नहीं मुकरेंगे, चाहे जो भी डिसीजन हो उस बात से तुम नहीं मुकरोगे। इतना ही मीनिंग होता है कि और कुछ होता है? अगर तुम किसी को फाइनल डिसीजन दे रहे हो इसका इतना ही मीनिंग होता है कि हम इस बात से नहीं मुकरेंगे कि और कुछ होता है? शायद इतना ही होता है, इतना ही होता है ना। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई वेरिएबल्स बोल रहा है कि जो इसमें वैल्यू है ना ये हमारा फाइनल डिसीजन है, इसमें कोई अब चेंजेस नहीं कर सकता है,
तो उस वेरिएबल्स को हम बना देते हैं फाइनल कीवर्ड के साथ। अच्छा, इसको स्टैटिक बना देते हैं ताकि हम डायरेक्ट क्लास नेम के साथ कॉल कर ले, और कोई बात नहीं स्टैटिक से यहाँ पे। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम इसको एक्सेस करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। और अगर फाइनल नहीं भी बनाए तो क्या फर्क पड़ता था, तभी तो एक्सेस कर सकते थे। लेकिन फाइनल बनाने से क्या मीनिंग हुआ कि वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अब सपोज करो कि हम वैल्यू चेंज करना चाहते, ए डॉट बी कर देते हैं हम यहाँ पे, और बोलते कि 50 करनी है, तो करने देगा कंपाइलर? क्योंकि कंपाइलर यहाँ पे नजर बनाए हुए रखा था। और क्या नजर बनाए हुए रखा था कि आपने प्रोमिस किया था कि ये आपका फाइनल डिसीजन है। तो अगर फाइनल डिसीजन किसी को बोलोगे, अपना डिसीजन बदलोगे, तो उसको तो बुरा लगेगा, तो तुमको बोलेगा ही ना कि तुम तो बोल रहे थे ये फाइनल डिसीजन है। तो कंपाइलर बोल रहा है कि आपने तो बताया था कि ये फाइनल डिसीजन है, फिर बदल कैसे रहे, हम नहीं बदलने देंगे, बदलिएगा तो एरर देंगे। तो इसीलिए कंपाइलर क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। समझ आ रहा है? तो अगर कोई वेरिएबल्स को फाइनल बनाए तो इसका क्या मीनिंग होता है कि उस वेरिएबल्स का वैल्यू इन फ्यूचर हम चेंजेस नहीं कर सकते, नाम से ही पता चल रहा है। क्लियर? ओके। अब सपोज करो तुमको हम बोल रहे हैं कि ये मेरा फाइनल डिसीजन है, तो अगला तुम्हारा क्वेश्चन होगा कौन सा डिसीजन सर, डिसीजन तो बताइए। अगर तुम किसी को ये बोल रहे हो कि ये मेरा फाइनल डिसीजन है, तो तुम उसको कि बस बोलेंगे नहीं ये मेरा फाइनल डिसीजन है, फाइनल डिसीजन। कौन सा डिसीजन, दिक्कत तो है। ठीक है, ऐसे जब तुम किसी वेरिएबल्स को फाइनल बनाए और उसमें वैल्यू दिए ही नहीं, क्या किया, वैल्यू दिए ही नहीं, तो कंपाइलर बोलेगा आप जो बोल रहे हैं कि बी मेरा फाइनल डिसीजन है, इसमें जो वैल्यू हम चेंज नहीं करेंगे, तो आप वैल्यू तो दिए नहीं। तो फाइनल वेरिएबल्स जब बना रहे हैं तो वैल्यू दिए नहीं, तो फिर बना के क्या फायदा, क्योंकि बाद में तो इसमें कुछ चेंजेस हो नहीं सकता है, और अभी क्रिएट किए तो दिए नहीं। तो अगर कोई फाइनल वेरिएबल बनाते हैं तो यहाँ पे दो मीनिंग होता है। क्या क्या मीनिंग होता है कि उस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना कंपलसरी होता है। क्या करना होता है, इनिशियलाइज करना कंपलसरी होता है। ठीक है, और अगर एक बार इनिशियलाइज कर दिए तो इसका क्या मीनिंग है कि इन फ्यूचर गलती से भी आप उसको टच मत कीजिएगा चेंज करने की। हाँ, एक ऐसा कौन सा वेरिएबल बनाएंगे जो एक बार वैल्यू दे दिए तो चेंज नहीं करेंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे वेरिएबल हैं, जैसे एक वेरिएबल्स का नाम सुने होंगे पाई। पाई का वैल्यू फिक्स होता है क्या, पाई का वैल्यू फिक्स होता है, बिल्कुल फिक्स होता है। तो अगर पाई का वैल्यू फिक्स होता है तो तुम चाहोगे कि अगर हमारे क्लास में पाई का वैल्यू फिक्स किए हैं तो कोई चेंज करे, नहीं। तो जब चाहते हो कि हमारे वैल्यू को कोई चेंज ना करे तो इसको फाइनल कर दो ना। आ रहा है समझ? तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट जहां पे हम चाहते हैं कि हमारे डाटा को कोई इन फ्यूचर चेंज ना करे, उसको फाइनल बना देंगे। और अगर फाइनल बनाते हैं तो बस इतना सा मीनिंग होता है क्या, कि इनको कोई इन फ्यूचर चेंज ना कर सके। समझ आ रहा है? आगे फाइनल समझ, बहुत अच्छा। इसमें भी वही सब लिखा होगा, बाद में फिर एक बार पीपीटी से रिवीजन कर लेंगे, अभी पढ़ते जा रहे हैं। क्लियर? ओके, बहुत अच्छा। उस दिन एक कहानी सुनाई थी, और उस कहानी में क्या हुआ था, ओवर राइडिंग पढ़ा रहे थे। किसी को याद है ओवर राइडिंग क्या था, क्या था ओवर राइडिंग? क्लास में और चाइल्ड मेथड है, दो चाइल्ड वाला सेटिस्फाई नहीं तो अपने क्लास के मेथड से या फिर पेरेंट और चाइल्ड सेम मेथड है, तो चाइल्ड को अगर उसके एग्जीक्यूशन से सेटिस्फैक्शन है तो अपना इंप्लीमेंटेशन। देखो ऐसे बताए थे कि पेरेंट में जो भी मेथड्स अवेलेबल्स होते हैं वो सारे चाइल्ड्स को मिल जाता है बाय डिफॉल्ट। किसके थ्रू? इनहेरिटेंस के थ्रू। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि चाइल्ड सेटिस्फाइड नहीं होता। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल भी दिए थे। क्या एग्जाम्पल दिए थे, वो एग्जाम्पल्स याद करना एक बार। बताए थे हमको क्या मन हो गया, शादी करने का, और पिताजी को क्या बोले कि हमें शादी करनी है। तो पिताजी हमारे लड़की ढूंढ के रखे थे हमारे लिए, तो बताया तो हम क्या बोले उनसे कि हमें वो पसंद नहीं है, हम तो पहले से खोज रखे, ऐसे ही बताए थे ना। ओके। अच्छा, जब ये बात बताए थे तो उस केस में हम बताए थे कि बहुत सारी चीजें हो सकती थी। पिताजी हमारे अच्छे हो सकते हैं, समझदार हो सकते हैं, बात मान जाए हमारे। एक उस टाइप के भी तो हो सकते हैं जो नहीं समझे। इस टाइप के भी तो हो सकते हैं, दोनों टाइप्स के हो सकते हैं।
लेकिन गलती से उस दिन किस टाइप के पिताजी थे, किस मूड में थे, अच्छे मूड में थे। और फिर क्या बोले, तो फिल्म का एक डायलॉग बोले थे ना, जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी, और हम अपना मेथड्स को ओवरराइड करके अपने अकॉर्डिंग काम किए थे, याद होगा। ठीक, कुछ ऐसा ही था। सपोज करो यहाँ पे एक क्लास बना दिए सी के अंदर में उसको हम ओवरराइड कर दिए थे, ये था ना। ये था, इसको एक्सटेंड कर देते हैं कि पिताजी बन जाओ तुम। क्लियर। अच्छा, ओवरराइड, ये @ ओवरराइड बस इसलिए बता दिए कि पेरेंट्स का मेथड है, समझ रहे हो। अभी इस ओवरराइड को किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि क्या है ये, नहीं क्यों लिख रहे हैं, नहीं भी लिखेंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर पेरेंट में कोई मेथड है, बाय डिफॉल्ट चाइल्ड को मिला था इनहेरिटेंस के थ्रू, लेकिन अगर चाइल्ड सेटिस्फाइड नहीं होता था तो क्या किए थे हम, उस मेथड को लेकिन उस दिन पिताजी हमारे अच्छे मूड में थे, दूसरे मूड में भी तो हो सकते हैं। आज जो पिताजी मिले ना, हमें दूसरे मूड के मिल गए, आज किस मूड में है, ऐसे कैसे हो सकता है। हम अपना वचन दे के आए, हम बोल चुके हैं कि फाइनल इसी से करने, तुम अपने मन से कैसे कर लोगे। तो इस बार क्या होगा, अब इस बार पिताजी गुंडा वाले आ गए, नहीं कि अब उसी से करना, हमारे डिसीजंस को नहीं बदल सकते हो। तो अगर इस टाइप के मेथड्स हमें बनाने हैं कि पेरेंट्स बोल रहा है कि हमारे डिसीजंस को कोई नहीं बदल सकता, एक्सेस करना है तो करो, नहीं करना है तो ऐसे ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर करना है तो इसी से करना पड़ेगा, तो उसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं फाइनल कीवर्ड का। अगर किसी मेथड्स के आगे लिख देते हैं फाइनल, तो इसका मीनिंग ये होता है कि उस मेथड को इन फ्यूचर कोई भी चेंजेज नहीं कर सकता है। वैसे भी इन फ्यूचर इस मेथड को चेंज करने का कैपेसिटी किसके पास था, चाइल्ड के पास था। चाइल्ड ही उसको कर रहा था ना, कि चाइल्ड उसको ओवरराइड कर दे रहा था जबरदस्ती, और फिर उसमें जो बॉडी प्रोवाइड करता था उसके अकॉर्डिंग हो जाता। लेकिन अगर उस मेथड को हम बना दिए फाइनल, तो तुरंत कंपाइलर बोलेगा आप जिसको पिताजी बना रखे हैं ना, उसका फाइनल डिसीजन था, आपको करना है तो उसी से करना पड़ेगा, चेंजेस नहीं हो सकता है। तो हम उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते, और करना चाहे भी तो कंपाइलर रोक देगा ना, आप तो गलती कर रहे हैं, रोक दिया। तो अगर किसी मेथड को फाइनल बनाते हैं तो यहाँ पे भी वही बात होगा कि ये हमारा फाइनल डिसीजन है कि करना तो इसी से, यही इंप्लीमेंटेशन रहेगा। लेकिन अगर तुम चाहोगे इस मेथड्स को ओवरराइड करके इसके बॉडी को चेंज करे, तो कंपाइलर रोकेगा, एरर देगा। तो सिंपल सा हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ओवरराइडिंग क्या बोल रहा था, सिंपल सा यही था ना कि जो मेथड्स पेरेंट में डिक्लेयर है उसके इंप्लीमेंटेशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम रीराइट कर देते थे। फाइनल क्या बोल रहा है, कर रहा है, बस इतना ही ना। तो अगर किसी मेथड्स को हम फाइनल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं तो इसका बस इतना सा मीनिंग होता है कि उस मेथड के लिए ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होंगे, बस याद रहेगा, इतना ही मीनिंग होता है, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा मेथड बनाते हो जिसको तुम चाहते हो कि कोई ओवरराइड नहीं कर पाए, तो फाइनल बना दो बस। बहुत सारे ऐसे मेथड्स मिलेंगे, जब हम आगे के बिल्ड इन क्लासेस मेथड्स को पढ़ेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि देखो फाइनल बना हुआ, इसका मीनिंग है कि हम इसको ओवरराइड नहीं कर सकते, बस याद रहेगा। चलो बहुत अच्छा, दूसरे टाइप के पिताजी मिल गए, तीसरे टाइप के भी मिलेंगे, वेट करना, समय आने दो, तीसरे टाइप के भी मिलेंगे। अब तीसरे टाइप में क्या होगा, जब आएंगे तो देखेंगे, अलग अलग टाइप्स के मिलते हैं, कोई बात नहीं, दो टाइप्स के तो मिल चुके हैं, तीसरे टाइप में तो और मजेदार आता है। ठीक है, फाइनल में समझ आ चुका है, ओके। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलता है कि मेरा कोई चाइल्ड नहीं हो सकता। क्या, मेरा कोई चाइल्ड नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम जो भी हम डिसीजन लिए ना, ये सारे डिसीजन मेरा है, फाइनल डिसीजन है। क्या है, ये सारे डिसीजंस मेरा फाइनल डिसीजन है, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। और अगर हम जावा के टर्म में बात करें, अगर किसी क्लास का सारा डिसीजन फाइनल है, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता, चेंज कर कौन सकता है, चाइल्ड चेंज कर सकता है, और कौन चेंज करेगा, और किसी के पास कैपेबिलिटी थोड़ा है कि चेंज कर देगा, उस क्लास का चाइल्ड चेंज कर सकता है। तो हम इस क्लास से बात कर रहे हैं कि आपके पास जो जो प्रॉपर्टी है, चाहे वेरिएबल्स हो, मेथड्स हो, कुछ भी हो, जो भी प्रॉपर्टी है, आप चाहते हैं कि उन सारे प्रॉपर्टी को कोई चेंज ना कर पाए,
तो अगर आप ये चाहते हैं कि कोई चेंज नहीं कर पाए तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपका कोई चाइल्ड हुआ, आपके जाने के बाद चेंज कर दिया तो हम क्या करेंगे? तो बोला अगर ऐसा बात है तो मेरा कोई चाइल्ड हो ही नहीं सकता है। क्या बोल रहा है? मेरा कोई चाइल्ड नहीं हो सकता। अब चाइल्ड हो ही नहीं सकता तो चेंज कौन करेगा? और इसी बात को बताने के लिए हम यूज करते हैं फाइनल मॉडिफायर्स का। अगर किसी क्लास के पीछे तुमने लगा दिया फाइनल, तो इसका मीनिंग होता है कि उस क्लास का चाइल्ड क्लास क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और करोगे तो कंपाइलर है ना देखने के लिए, कंपाइलर है ना देखने के लिए। क्या बोल रहे हैं कंपाइलर? अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? जिस क्लास को आप पेरेंट बता रहे हैं वो कौन है? फाइनल है। और उस क्लास का चाइल्ड क्लास तो हो ही नहीं सकता है, आप कर कैसे रहेंगे? समझ आया तीनों? क्या क्या चीजें बताएं कि फाइनल मॉडिफायर्स एप्लीकेबल होते हैं क्लासेस, मेथड्स, मेंबर्स, वेरिएबल्स या मेंबर्स, वेरिएबल्स के लिए भी। अगर किसी वेरिएबल्स पे फाइनल बनाते हैं, किसी वेरिएबल्स को फाइनल बनाते हैं, तो वो तुम्हारा फाइनल डिसीजन होगा, उसको इन फ्यूचर तुम चेंज नहीं कर सकते हो। और अगर फाइनल डिसीजन है तो इनिशियलाइज करना जरूरी होगा। क्लियर था वो? फिर बताए मेंबर्स के बारे, ये मेथड्स के बारे में। फाइनल मेथड्स क्या बता रहा था? अगर तुम्हारा मेथड्स फाइनल है, तुम चाहते हो कि इन फ्यूचर कोई इसको चेंज ना करे, ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट इस मेथड के लिए एप्लीकेबल नहीं हो, तो फाइनल बना देंगे, बस इतना ही बात। अब क्या हुआ कि कोई क्लास चाहता था कि हमारे अंदर जितने भी प्रॉपर्टी है कोई इसको चेंज ही ना कर पाए, तो इससे बचने के लिए उसने क्या किया? फाइनल। अगर किसी क्लास को फाइनल बनाते हैं तो इससे क्या होता है? उस क्लास का चाइल्ड क्लास क्रिएट नहीं कर सकते हैं। बस इतना ही याद रखना है, रहेगा? चलो पीपीटी से कंफर्म कर दे, नहीं तो बोलोगे गलत सलत पढ़ा दिए सर। तो जल्दी से इसको पढ़ लो। क्लियर? ओवरराइडन, ठीक है। क्लासेस, if a class declared as the final, then we can't create the child class. That is, inheritance concept is not applicable for final classes. बस इतना ही बात है। क्लियर है? वेरिएबल्स में भी वही बात था। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्ड लिखे हैं, इसको तुम पढ़ लेना। यहाँ पे लिखे क्या है वो बता दे। देखो बस इसमें इतना बताएं कि फाइनल ये इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, पहले वो बताएं। फिर बताएं कि फाइनल अगर बनाएंगे इंस्टेंस को तो क्या होगा। तीनों के केस में सेम ही बात होती है, बस इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है वो बताएं, स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होता है उसको एक्सप्लेन किया, और लोकल वेरिएबल्स क्या होता है उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है? मॉडिफायर समझ आया? क्या क्या पढ़े जल्दी से बता दो।